बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सेल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। यानी ये एक सेल बायोलॉजी का हमारा एक पोर्शन है पार्ट 1 बायोलॉजी में। तो जिसके अंदर हमने सेल को डिस्कस किया है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती हैं उसको हमने डिस्कस किया है। तो बेटे आज कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप सिंपल इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। यानी वो मटेरियल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर या बाहर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है। तो उसके बारे में हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट को। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें हमने पढ़ा था सिंपल डिफ्यूजन को हमने पढ़ा, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हमने कल पढ़ा था, और उसके बाद हमने ऑस्मोसिस को पढ़ा, फिर एक हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेटे पैसिव ट्रांसपोर्ट है। आज हमने पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है कि जिसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल होता है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म के अंदर यूज़ होती है। तो चलें बेटे आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटे आज का लेक्चर है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये मूवमेंट कैसी होगी? आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोटीन्स होंगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी एटीपी का यूज़ होगा। कल भी हमने पढ़ा था प्रोटीन्स, लेकिन वो जो प्रोटीन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, ठीक है, इसलिए हमने उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला था। लेकिन आज हम जिन प्रोटीन्स की बात करेंगे बेसिकली हम इनको बोलते हैं अपना पंप बोलते हैं। इनको कैरियर प्रोटीन है लेकिन हम इनको पंप का नाम देते हैं। जैसे आप तौर पे आप घरों में देखते हैं कि पंप लगा हुआ होता है, जब लाइट होती है वो बिजली यूज़ करता है, फिर नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींचता है। सो इसी तरह यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पंप लगे हुए होते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पंप है, कैल्शियम का है। तो ये क्या करते हैं कि ये मूवमेंट करवाते हैं इन आयंस की, सोडियम की, पोटाशियम की, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल करके। एक चीज़। दूसरा ये कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी बेटे, ये होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। यानी एक जगह पे एक चीज़ की मिकदार कम है, एक जगह पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको कम से ज़्यादा की तरफ मूव करवाना। कल हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आज हमने पढ़ना है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो जब भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर एटीपी का यूज़ होगा। तो उसके बाद हमारे पास है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब ये बेटे क्या है? ये होती है, इसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा होता है तो वो किस तरह से मूव करते हैं। अगर तो जिन सेल के अंदर वो मूव कर रहे हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर वो सेल के बाहर मूव कर रहे हैं तो हम उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। इसको भी पढ़ते हैं कि ये कैसा होता है। तो बेटे आज इन तीन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी ड्राइवन पंपिंग, यानी इसके अंदर पंप यूज़ होंगे और वो एनर्जी को इस्तेमाल करके मटीरियल की मूवमेंट करवाएंगे। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है ब्रिंगिंग मटेरियल इनसाइड, यानी मटेरियल को अंदर की तरफ लेके जाना, लेकिन कैसे? एंडोसाइटोसिस के जरिए। ये कैसे होती है, मैकेनिज्म हम बेटा इसका लेटर डिस्कस करेंगे। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि सेंडिंग मटेरियल आउटसाइड, बाहर की तरफ, सेल से बाहर, यानी इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, बाहर की तरफ मटेरियल को एक्सपोर्ट करवाना, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्यों होती है? मैंने आपको बताया कि एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस ये होगी, इसको बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये होती है जिन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है उनके लिए फिर ये मैकेनिज्म है जिनके जरिए उनकी ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटे बात करते हैं पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इस डायग्राम को ज़रा आप देखिएगा कि देखें, ये है सेल की एक साइड और ये बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है। तो आप देखें कि अंदर इस मटेरियल की कंसंट्रेशन क्या है, ये लो है और बाहर हाई है।
लेकिन फिर भी आप देखें ये लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके लिए एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी एक जनरल से डायग्राम है। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा इसमें दो चीज़ें बेटा, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल होगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उलट कर देंगे, वो होती है टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर एटीपी का यूज़ नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बेटे, मूविंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक हो गया। Active transport is the movement of substances across the plasma membrane from a region of lower concentration to higher concentration requiring the expenditure of cellular energy। जो ये बात आपको समझ आ गई। डायरेक्शन इसकी क्या है, लो टू हायर कंसंट्रेशन। एनर्जी नीडेड, यस एटीपी इज कंज्यूम्ड। ट्रांसपोर्टर यानी जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, जैसा कि हमारे पास ये रेड कलर में यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक कैरियर प्रोटीन है जिसको हम पंप कहते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कैरियर प्रोटीन, लेकिन हमने उसको पंप का नाम नहीं दिया था, ठीक हो गया, क्योंकि वो एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटे सोडियम पोटाशियम पंप। अब नेक्स्ट हम सोडियम पोटाशियम पंप को भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स abundant in the plasma membrane use ATP energy to move ions against their concentration gradient। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन कलर में लगा हुआ है सोडियम पोटाशियम पंप। तो बेटा याद रखिएगा ये सेल की आउटसाइड है और ये सेल की इनसाइड है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सोडियम आयंस होते हैं ना, इनकी सेल से बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके बरक्स जो हमारे पास पोटाशियम आयन है, इसकी सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटे, इसको याद रखना है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज़्यादा होती है और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ये सेल के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। अब इसके बावजूद जो इसकी मूवमेंट है ये लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। देखें ये हमारे पास 3 सोडियम के आयंस हैं, तो इस पंप ने इनको बाहर की तरफ मूव करवा दिया जहाँ पे इसकी पहले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और 2 पोटाशियम के आयंस, और इसको अंदर की तरफ मूव करवा दिया जहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पहले ही ज़्यादा थी, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब ये जो मूवमेंट हो रही है आप देखें तो इस मूवमेंट के अंदर एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है और वो बदल रहा है एडीपी के अंदर, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे एक फॉस्फेट निकलता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होते हैं, तो जब एक फॉस्फेट टूटता है ना तो उस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को बेटे इस ये जो हमारे पास पंप है ये उसको इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के बाद जो है ये 3 सोडियम आयन को अंदर की तरफ मूव करवाएगा, और 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ मूव करवाएगा और 2 पोटाशियम आयन को सेल के अंदर की तरफ मूव करवाएगा। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछता होता है बेटे, क्या एमसीक्यू है कि सेल एक एटीपी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके कितने सोडियम आयन को बाहर भेजता है और कितने पोटाशियम आयन को अंदर की तरफ भेजता है, ये एमसीक्यू याद रखना है। तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होता है तो 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं और 2 पोटाशियम अंदर की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जी ब्रिंगिंग बल्क मटेरियल इनटू द सेल, यानी बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटे, इन एंडोसाइटोसिस बल्की मटेरियल्स आर मूव्ड इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्की का मतलब जिनका साइज बड़ा होता है। अ पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट फोल्ड इनवर्ट, यानी इसमें होता क्या है, नेक्स्ट हम इसको डायग्राम के अंदर देखेंगे कि एक जो चलें पहले हम इस डायग्राम को देख ही लेते हैं। ये देखें बेटे आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। तो इनको स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये वाला आपके पास मटेरियल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके बाइंड करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। अब जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है तो देखें ये ऊपर से फोल्ड होना शुरू हो गई। अब ये देखें इसको ऊपर माउथ देखें थोड़ा सा बच गया, आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है, ये ऊपर वाला माउथ बंद हो जाता है और दोनों साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एंड्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं, और ये जो बाहर से कोई भी मटेरियल जिसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ये इसको एक वेजिकल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। बेसिकली अब ये जो वेजिकल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है, ठीक हो गया। तो बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे न्यू बन जाती है, और इसी तरह ये इससे सेपरेट होकर के ये देखें ये सेल के अंदर मटेरियल आ गया। तो आप देखें यहाँ पे बेटे कि एंडोसाइटोसिस कैसे हो रही है कि ये
जो मटेरियल है ये आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो फूड है इसको एक वेजिकल के अंदर क्लोज करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा। सो इस तरह ये सेल के अंदर मूव कर जाएगा। तो आप इसको पढ़ लेते हैं। इन एंडोसाइटोसिस बल्की मटेरियल आर मूव्ड इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, यानी थोड़ा सा पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो इन्वेजिनेट कर जाता है, फोल्ड्स इनवर्ट्स इनगल्फिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मटेरियल को इनगल्फ कर देता है। दिस फॉर्म्स अ वेसिकल दैट डीटैच एंड मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है और कहाँ मूव कर जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद बेटे हमारे पास है एंडोसाइटोसिस की ही एक स्पेशल केस है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब बेटे ये भी एंडोसाइटोसिस ही है लेकिन ये रिसेप्टर मीडिएटेड है। पहले इसके डायग्राम को समझते हैं फिर इसको रीड कर लेंगे। अब ये बेटे याद रखना, एंडोसाइटोसिस जो हमारे पास है ये 3 तरह की होती है, एक फैगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब किसी मटेरियल को अंदर की तरफ मूव करवाया जाए लेकिन वो मटेरियल हो सॉलिड फॉर्म में। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि पिनोसाइटोसिस में जो बाहर से मटेरियल मूव करता है अंदर की तरफ वो फ्लूइड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फैगोसाइटोसिस के अंदर वो मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है। सिर्फ इतना ही इसके अंदर फ़र्क है। अब तीसरी जो हमारे पास चीज़ है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसमें एक चीज़ आप ऐड करेंगे और वो क्या करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब बाहर से जो मटेरियल आता है बेटे वो मटेरियल आकर के इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो वहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है और ये वेजिकल बन जाती है और इस मटेरियल को आप देखें कि ये अंदर की तरफ ये रिसेप्टर्स हैं और उनके साथ ये बाहर वाला मटेरियल जो अंदर की तरफ आना था वो अटैच है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको बेटे कहते हैं क्लैथरीन। क्लैथरीन ये एक प्रोटीन होती है जो कि रिसेप्टर्स की फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है और इसके साथ आके मटेरियल बाइंड करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बिल्कुल इस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करती है, इन्वेजिनेट कर जाती है और उसके बाद ये करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे सेपरेट हो जाती है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में सिर्फ इतना ही होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसको क्लैथरीन कहते हैं, वो रिसेप्टर बनाती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं, उनके साथ आके ये मटेरियल बाइंड कर जाता है, वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके वेसिकल बनाती है, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाती है और उस मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो बेटे देखें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिक अप मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो बाहर से आने वाले मटेरियल को पिक करते हैं एंड पिंच इनवर्ट टू फॉर्म अ वेसिकल, अ फास्ट सिलेक्टिव फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो बेटा ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि फास्ट और सिलेक्टिव फॉर्म ऑफ सिलेक्टिव होगी ना, क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो इसी वजह से ये सिलेक्टिव फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस है, ठीक हो गया। और ये फास्ट एक तरीका है एंडोसाइटोसिस का। तो एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। तो आंसर फिर आप क्या करेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एग्जाम्पल की बात करें बेटे, सेल्स ऑफ द लीवर कैरी रिसेप्टर प्रोटीन्स दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज कोलेस्ट्रॉल ट्रेवलिंग इन द ब्लड एज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब बेटे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, तो एक बात याद रखना कि ये एक कॉम्प्लेक्स होता है लिपिड और प्रोटीन का, ठीक हो गया। और इसका काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। बात समझ आ रही है आपको। अब इसकी खास मिकदार होती है, अगर तो जैसे ये लीवर के टेस्ट आमतौर पे लोग करवाते हैं, तो अगर इसकी मिकदार जो है अगर 100 मिलीग्राम अपना पर डेसीलीटर से क्रॉस कर जाए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर क्रॉस कर जाए, यानी आप कह लो को 140 150 60 तक पहुंच जाए, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि जी आपके ब्लड के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया है। और उसके बाद इसका नुकसान क्या होता है कि ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड की ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक हो गया। तो हार्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लो डेंसिटी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में LDL भी कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटे, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल थ्रू आउट द बॉडी। तो इसका काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर
कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना, या आप ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो हैं आपका कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोटीन है, ये इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये पानी के अंदर हल नहीं होता। सो इस वजह से ये आसानी के साथ जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अच्छा, दीज रिसेप्टर बाइंड LDL पर पार्टिकल्स। अब जब इसने सेल के अंदर, अब यहाँ पे आप देखें ये आपके पास एक सेल है, ठीक हो गया, ये LDL ये जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच होगा तो इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे। तो ये LDL क्या करेगा, उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और ये रिसेप्टर फिर जो पीछे हमने पढ़ा है तो ये अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाएगी और इन्वेजिनेट करने के बाद जो है ये सेल के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बेटे आपने याद रखना है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम हमारे पास जो है ये मैकेनिज्म होगा जैसा कि ये, आप इन डॉट्स को समझ लें कि ये LDL अपना हमारे पास है लिपोप्रोटीन है और ये इन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर रही है और ये अंदर की तरफ इसको मूव करवा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमारे पास जो है वो LDL की मूवमेंट भी होती है। अब उसके बाद हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को बेटे समझते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा उलट है कि अब मटेरियल जो सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको बाहर की तरफ मूव करवाना है। ठीक हो गया। तो पहले क्या किया जाएगा, मिसाल के तौर पर किसी प्रोटीन को सेल से बाहर भेजना है, तो अब हमें पीछे भी पड़ा हुआ है कि प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स। उसके बाद उसको भेज दिया जाता है, या फिर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसके ऊपर चूंकि राइबोसोम्स होते हैं, उसके बाद उसको वेसिकल के अंदर बंद करके गोल्गी ऑपरेटस के पास भेज दिया जाता है। गोल्गी ऑपरेटस उसके अंदर कुछ चेंज करता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड करवाता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद फिर उसको मूव करवा दिया जाता है आइदर विद इन द सेल आइदर आउटसाइड द सेल, जहाँ पे उसमें इस्तेमाल होना होता है। अब फर्ज कर लें कि एक प्रोटीन जो है वो आई है, बनी है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, गोल्गी ऑपरेटस ने उसकी प्रोसेसिंग की है, उसने उसके बाद सेल के बाहर जाके इस्तेमाल होना है। कैसे वो निकलेगी, तो यहाँ पे उसको पहले वेजिकल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब वो जो वेजिकल है बेटे इसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, ये एक वैक्यूल के अंदर इसको बंद कर दिया गया। वैक्यूल को भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब बाइंड करेगी तो बेटा बाहर से इसका जो ये बस्ट हो जाएगी, यानी ये ओपन हो जाएगी और इस प्रोटीन को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। अब इसको पढ़ लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। द मटेरियल इज पैक्ड इनसाइड अ मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ वेजिकल। यानी क्या किया जाता है, सबसे पहले मटेरियल को एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद किया जाता है, पैक किया जाता है, जिसको वेजिकल कहते हैं। द वेजिकल देन मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है, फ्यूजेज विद इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है, मिल जाती है, एंड रिलीज इट्स कंटेंट्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस का बेटे क्या होता है, रिवर्स होता है। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास ये 3 वेज द सेल मूव्स बल्क मटेरियल। ये बल्क मटेरियल मूव करवाने के 3 हमारे पास तरीके हैं। कौन कौन से हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये पूरा एक टेबल के अंदर उसने इसको बंद किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इस टेबल को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये एक थोड़ी शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप इन चीज़ों को MCQs के लिए आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद बेटे हमारे पास आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ा है, एंडोसाइटोसिस को पढ़ा है, एक्सोसाइटोसिस को पढ़ा है। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ तक बेटा आज का हमारा लेक्चर था। अब इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर बच गया है स्टेम सेल का। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।